हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ हैंडमेड मैपिंग की एक और क्लास। इस क्लास में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की इस क्लास में हम लेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहां पर आपकी अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखिएगा कि केवल और केवल एक लिस्ट बताकर सामने मैं मैप लगाऊं और एक लिस्ट लगाकर जो है आपको हर एक राज्य की महत्वपूर्ण झीलें आपके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, परंतु याद रखिए कि ये यूपीएससी होगा ही नहीं। मैं केवल यूपीएससी कहकर आपसे केवल और केवल वनडे एग्जाम के लाइक कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊंगा। अब यहां समझिएगा कि जब कभी यूपीएससी झील से रिलेटेड प्रश्न पूछेगी, लेक से रिलेटेड प्रश्न पूछेगी, वहां पर इन डेप्थ एनालिसिस की आवश्यकता होगी। ये याद रखिएगा कि आपको माइन्यूट क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि मैं एक झील के बारे में कहता हूं, कहां पर है फूलों की झील, कहां पर है रंग बदलने वाली झील, या फिर क्या कारण है कि कोई झील अपना रंग बदलती है, क्या कारण है कि एक ही साल के अंदर एक झील खारे पानी की होती है, एक जो है वो ताजे पानी की हो जाती है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं क्या होती है डेल्टा झील, क्या होती है लगून झील, और क्या डेल्टा झील और लगून झील में डिफरेंस क्या होता है, क्या कोई झील एक से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो सकती है, क्या कारण है कि वूलर झील का निर्माण जो है वो विसर्पण के कारण हुआ और विसर्पण से भी बनने वाली झील के बाद भी इसे मॉर्ट लेक नहीं माना जाता, ऐसी झील जो मरने वाली हो ये नहीं माना जाता। ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है जिससे रिलेटेड यूपीएससी प्रश्न पूछती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आज की इस क्लास में हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल झीलों के नाम जानना नहीं है, उनके प्रकारों को समझना है, उसके पीछे उनकी उत्पत्ति के कारण को जानना है। और यह भी याद रखिएगा कि आपको कई स्थानों पर, देखिए हर एक राज्य में ऐसा नहीं है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा होगा कि आपको उत्तर से दक्षिण की दिशा में झीलों का क्रम याद होना आवश्यक है। क्लियर? तो यहां मेरा एक डिस्क्लेमर है, याद रखिए कि केवल और केवल झीलों के नाम जानना आवश्यक नहीं है, वहां पर इन डेप्थ एनालिसिस की आवश्यकता है, आपको अंदर गहराई में जाने की जरूरत पड़ेगी। और यह भी याद रखिएगा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा, पूरी तरह से समझा, तो मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि आपको ऐसा कंटेंट दोबारा देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप इसके बेहतर तरीके से नोट्स बना ले। कुछ स्टूडेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछा करते हैं कि कहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। मैंने पहले भी बताया है, एक बार मैं और आपके 10 सेकंड लेता हूं। याद रखिए अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इस स्थान से जो है ये पूरा लिखा जाएगा GEOGRAPHY, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहां से सारी पीडीएफ जितनी भी आप देख रहे हैं उन सभी को डाउनलोड कर पाएंगे। याद रखिए हैंडमेड मैपिंग आपके आंसर राइटिंग को काफी इंप्रूव करती है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके नॉलेज का टेस्ट है और मेंस का एग्जामिनेशन आपके रिप्रेजेंटेशन का केस होता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि अगर आपकी मैपिंग स्ट्रांग है तो आप हर एक आंसर बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। और यह भी याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ क्लास में मैप के लिए ना आए, मैं बहुत सारा डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप उन सभी को नोट डाउन जरूर करें। क्लियर? अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें, ज्यादा से ज्यादा अपना एंगेजमेंट शो करें इस सीरीज के साथ। इससे होगा क्या कि मैं भी मोटिवेटेड फील करूंगा, हमारी पूरी टीम मोटिवेटेड फील करेगी आपके समक्ष इस प्रकार के कंटेंट को लाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो ये समझे कि जो झीलें हैं, जो लेक्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो झील है या मैं कहूं लेक्स हैं, ये कई प्रकार की होती है। तो पहले हम इसके प्रकारों को समझते हैं। याद रखिए कि मुख्यतः आपको 6 प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो इसमें कौन कौन सी है और एक एक को डायग्राम के साथ समझेंगे। क्लियर? तो मैं अभी इसे रब करता हूं। सबसे पहले आप समझिए, एक प्रकार की झील होती है जिसे कहा जाता है, जिसे बेसिकली कहा जाता है ग्लेशियर झील या फिर हिमनद झील। याद रखिए इससे संबंधित एक डिजास्टर होता है GLOF, ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड। यानी कि ये इस प्रकार की झीलें होती हैं जिनका निर्माण तो होता है, लेकिन कई बार इनके निर्माण के बाद ये झीलें टूट जाती हैं और एक स्थान पर जो है वो बाढ़ का कारण बनती हैं। अगर मैं आपसे कहूं उत्तराखंड में आने वाली बाढ़ किसका उदाहरण थी, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो सामान्यतः बाढ़ देखने को मिलती है, जो फ्लड देखने को मिलती है, उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण इसी प्रकार की झीलें होती हैं। कैसे बनती हैं, क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। और ये GLOF मैंने क्यों बताया आपको, तो ये याद रखिएगा कि यूपीएससी डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रश्न पूछती है और बहुत लिमिटेड डिजास्टर होते हैं। देखिए समझिएगा इस चीज को कि यूपीएससी जब डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रश्न पूछती है तो आपके गिने चुने ही आपदाएं होती हैं। अब उससे जब उसे प्रश्न बनाना ही है
तो उस कंडीशन पे वो बहुत अंदर चली जाती है। याद रखिए ये एक बहुत ही रेयर टाइप की आपदा है, एक बहुत ही विरले दिखने वाली आपदा है, और इस आपदा से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वहां पर आपको इस प्रकार से जो है इसे एक्सप्लेन करना है कैसे इसका निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा। याद रखें ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वो तापमान कम होता जाता है, अर्थात जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है आप पाएंगे हवा में जो उपस्थित नमी है, ये नमी वास्तविकता में क्या होती जाती है, बर्फ में बदलती जाती है, स्नो में बदलती जाती है, और ये पर्वतों की चोटियों में जाकर जम जाती है, जिसे हम हिमनद के नाम से जानते हैं। क्लियर? जस्ट अ सेकंड, मैं इसे प्लॉट कर लूं, फिर हम इसके बारे में देखते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं ये पर्वतों की चोटियां हैं। याद रखें कि आपका डायग्राम ये बताता है कि आपने अपने सब्जेक्ट के साथ कितना टाइम स्पेंड करा था, तो कोशिश करें कि आप नीट एंड क्लीन डायग्राम हमेशा बना पाएं, अन्यथा की स्थिति में आपका आंसर जो है हमेशा सतही तौर पर ही दिखाई देगा। क्लियर? इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं जिससे आप इसे जो है वो बेहतर तरीके से देख पाएं। जस्ट अ सेकंड। अब यहां ध्यान दें, याद रखिए कि इस प्रकार की झीलों का निर्माण कैसे होता है, इसे समझने के लिए आपको पहले तो कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे याद रखिए कि इस प्रकार के जो झीलें हैं उनका निर्माण तब होता है जहां पर हिमनद होते हैं, और हिमनद सामान्यतः उसी स्थान पर होते हैं जहां पर ऊंचाई ज्यादा होती है, और ऊंचाई आपको पहाड़ों पर दिखाई देती है। तो ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो याद रखिएगा कि होता यह है कि तापमान कम होने से हवा में उपस्थित नमी जो है वो पहाड़ों की चोटियों पर जम जाती है, जमने से हिमनद का निर्माण होता है। एक सामान्य सा लॉजिक है ये। क्लियर? अब याद रखें कि हवा कंटिन्यू चलेगी तो जो हिमनद का निर्माण हुआ वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की दिशा में आना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा वो पिघलेगा, और पिघलने पर बड़ी नदियों का उद्गम होगा। इसीलिए आप पाएंगे कि जितनी भी बड़ी नदियां हैं उनका उद्गम जो है वो ऊंचे पहाड़ों से होता है, ऊंची पर्वत श्रेणियों से होता है। आपको दिखाई देगा कि हिमालय से गंगा का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है, और इसी क्षेत्र से पूरा तिब्बतियन वाला पार्ट ये एक वाटर शेड है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। क्लियर? अब यहां याद रखिए कि जब कभी कोई हिमनद नीचे आता है तो इस आने की प्रोसेस में जब वो नीचे की दिशा में खसकेगा, तो देखिए अगर मैं एक स्नो की बॉल बनाकर आपको दे मारूं तो आपको बिल्कुल ऐसा ही फील होगा जैसे मैंने आपको एक कॉटन की बॉल से मारा है, अर्थात एक रुई के गोले से मारा है। लेकिन अगर मैं आइस की बॉल से मारूं तो आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसे मैंने आपको पत्थर से हिट करा है। स्नो जो है अर्थात बर्फ जो है वो ऊन के जैसी होती है, लेकिन जो आइस है, जो हिम है, एक्चुअल आइस कैप, फाइन, ये पत्थर की तरह कठोर होता है। आपके रेफ्रिजरेटर में जो आइस क्यूब्स जमते हैं वो पत्थर जैसे होते हैं, ठोस होते हैं। याद रखें जब ये खिसकता हुआ नीचे आएगा तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर आएगा। ये उसी प्रकार से है कि एक स्थान पर रेत बिछी हो और उस स्थान से जो है आप ईंट को या किसी पत्थर को घसीटते हुए निकालें तो पीछे का पूरा हिस्सा जो है वो हटाते हुए आगे रेत को खिसकाएगा। यानी कि जब कभी ग्लेशियर इस प्रकार से नीचे आएगा, याद रखिए वो अपने साथ जो है वो अवसाद का एक बड़ा सा टीला लेकर आएगा। अब समझिएगा, यहां इस डायग्राम पे फोकस रखें, ध्यान से देखिए। ये जब इस प्रकार से नीचे आया तो याद रखिए आने की प्रोसेस में इसने ये अवसाद यहां इकट्ठे करे और यहां कहीं आकर वो जो है वो पिघल गया। क्लियर? तो पिघलने के बाद पानी इस अवसाद के बैरियर के कारण इस स्थान पर इकट्ठा हो गया और इस प्रकार से जो है इस झील का निर्माण होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा। तो इतने स्थान पर ये जो हिमनद है ये ठोस अवस्था में है। जब नीचे आया तो उसने अपने साथ अवसाद लाए, अवसादों को आगे जो है वो जमा करा। उसी प्रकार से जैसे आप एक रेत के ऊपर ईंट को खींचेंगे तो जो ईंट है उसके सामने रेत इकट्ठी होती जाएगी, उसी प्रकार से यहां पर अवसाद इकट्ठे हो गए और जैसे ये नीचे आया ये पिघल गया तो इस स्थान पर पानी जमा हो गया। इसे ही कहते हैं हिमनद द्वारा निर्मित झीलें। और ये याद रखिएगा कि जब कभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होगी अर्थात वैश्विक तापमान तथा जलवायु परिवर्तन होगा, उस स्थान पर आप पाएंगे कि यहां पर जल की मात्रा तेजी से बढ़ेगी और यही बढ़ने वाली जल की मात्रा यहां सामने स्थित अवसादों की दीवारों को तोड़कर नीचे की ओर पानी अचानक प्रवाहित हो जाएगा और इसे ही कहते हैं GLOF, ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड। क्लियर? अब यहां याद रखने योग्य बात है कि ये जो GLOF है ये एक ऐसी स्थिति में होता है जब या तो वर्षा हो रही हो या तो बहुत तेजी से हिमनद पिघल रहे हो। क्लियर है? चलिए अब हम अपने डायग्राम पे वापस आते हैं और याद रखिए इस स्थान पर हम प्लॉट करेंगे GLOF को। याद रखिए जितना ज्यादा इंटरैक्टिव आपका आंसर होगा उतने ज्यादा संभावना होगी कि एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा प्लॉट कर लूं, उसके बाद आपसे बातें करता हूं।
याद रखें, मेरा उद्देश्य आपके समक्ष डायग्राम प्लॉट करने का है ही इसीलिए जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि एग्जैक्टली आपको पेपर में इस प्रकार के डायग्राम्स को किस प्रकार से बनाना है। क्लियर? चलिए, तो अब यहां ध्यान से देखिए, हम प्लॉट करते हैं यहां पर हिमनद को। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे हिमनद, तो ये है बेसिकली हिमनद वाला पार्ट। इसी प्रकार से इस स्थान पर भी आपको इस तरह से हिमनद दिखाई देंगे। चूंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है, तो आपको इस स्थान पर जो है हिमनदों का निर्माण दिखेगा। कई बार इसे आइस कैप के नाम से भी जाना जाता है, परंतु आइस कैप और ये कंसेप्चुअली अर्थात धरातल पर देखें तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, परंतु अभी आप इसे इसी प्रकार से समझें, अन्यथा की स्थिति में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इन हिमनदों से कोई नदी या फिर हिमनद नीचे आते आते कुछ इस तरह से जो है वो नीचे ट्रेवल करते हुए आए, तो याद रखिए सामने जो है ये अवसादों को इकट्ठा करते हुए जो है एक बैरियर जैसी संरचना का निर्माण करेगा। किस प्रकार से? तो ध्यान से देखिएगा, यहां से हर एक स्थान से जो है वो ग्लेशियर बाहर आ रहे हैं, तो हम यहां पर बैरियर का निर्माण करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये बैरियर भी जो है वो एक छोटी पहाड़ी के जैसे हो सकते हैं या सामान्यतः किसी टीले के जैसे दिखाई दे सकते हैं। अब यहां समझिएगा कि इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो इनका निर्माण जो है यहां से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इनका निर्माण हुआ है। अब यहां समझिए कि बहुत सारे ग्लेशियर जो है यहां से नीचे आएंगे, इस प्रकार से जो है ये ग्लेशियर्स नीचे आएंगे, और यहां समझिएगा कि जैसे ही ये नीचे आएंगे ये पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहां पर जो है वो बैरियर के कारण एक झील का निर्माण होगा। इसे कहा जाता है बेसिकली हिमनद द्वारा निर्मित झीलें। और ये याद रखिए, ये जो झीलें हैं इनकी एक विशेषता होती है कि ये झीलें अगर कंटिन्यू रहती हैं तो याद रखिएगा ये एक स्थान के लिए ताजे पानी का एक अच्छा स्रोत होती हैं, परंतु अगर किसी स्थान पर ये बैरियर बहुत वीक है तो याद रखिएगा ये टूट जाता है, और टूटने के पश्चात जो है ये रहवासी एरिया में प्रवेश करता है जहां ये विशाल जनधन की हानि करता है। तो ये बेसिकली किसका उदाहरण है? ये हमारा उदाहरण हुआ किसका? हिमनद द्वारा निर्मित झीलों का। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार से एक और झील होती है, याद रखिए इसे कहा जाता है क्रेटर झील। और याद रखिए ये इस क्रेटर झील का निर्माण कहां होता है? तो इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है उन स्थानों पर जहां कभी ज्वालामुखी रहा हो और उसके मुख पर पानी भर जाने से इन प्रकार की झीलें निर्मित होती है। अब यहां समझने योग्य बात है, याद रखिएगा कि हमारे यहां भारत में सामान्यतः आपको ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते, पर पहले थे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग लेक आती है जिसे लोनार लेक कहा जाता है। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूं। कारण क्या है? कारण यह है कि बीते 40 सालों से इस पर रिसर्च चल रही है। लोनार झील जो है वो ऋतु अनुसार कई बार अपना रंग बदल लेती है। कभी कभार इसके पानी के अंदर कुछ ऐसे मिनरल मिलते हैं जो पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलते। इस झील के अंदर आपको कंपास वर्क करता हुआ नहीं दिखाई देता। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक ज्वालामुखी का मुख है जो समाप्त हो चुका है, या कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये झील का निर्माण हुआ था एक प्रकार के मीटियोर के गिरने से। यही कारण है कि यहाँ कुछ ऐसे मिनरल मिलते हैं जो पृथ्वी में अन्य किसी भी स्थान पर नहीं मिलते, और इवन ब्रह्मांड में किसी और दूसरे कोने में या फिर रिसर्च के द्वारा हमें पता चला जो मीटियोर के अंदर, जो उल्कापिंडों के अंदर मिनरल मिलते हैं, उस प्रकार के रेयर मिनरल इस झील के अंदर मिलते हैं। ये आए कहां से हैं? तो याद रखिए एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं इस पर लेकर आऊंगा अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो तो। याद रखिए यूपीएससी इसी प्रकार के प्रश्न पूछा करती है और आपको इसी के लिए तैयार रहना होगा। क्लियर? हिंदी मीडियम में मैंने ऐसा सामान्यतः ऑब्जर्व करा है कि इस प्रकार की चीजों के लिए ज्यादा रुचि नहीं है, और यही कारण है कि जब प्रश्न आते हैं उस समय उतना अच्छा आउटकम हम नहीं दे पाते। ये उसे सुधारने का प्रयास है। याद रखें, आप अपना एंगेजमेंट जैसे जैसे इसमें शो करेंगे मैं उतनी ज्यादा डिटेल में आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम ड्रॉ करते हैं एक अन्य झील के बारे में। इसे कहा जाता है क्रेटर झील। याद रखें कि जो क्रेटर झीलें होती हैं इसके लिए डायमेंशन हमेशा क्लियर रखें कि इस प्रकार की झीलों का निर्माण मुख पर होता है। और किसके मुख पर? तो याद रखिएगा ज्वालामुखी के मुख पर इनका निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। अब यहां याद रखिएगा कि ये जो झीलें होती हैं इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट
तो ये झीलें जो है वो उन स्थानों पर मिलती हैं, सामान्य सी बात है, जहां आपको ज्वालामुखी दिखाई देते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे जो है थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लूं। इस प्रकार से याद रखिए कि इस प्रकार की झीलें आपको उस स्थान पर देखने को मिलती हैं जहां कहीं पर ज्वालामुखी रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि इन झीलों के अंदर सामान्यतः आपको कुछ ऐसे गुणधर्म देखने को मिलते हैं जो अदर झीलों में उपस्थित नहीं होते। जैसे कई बार इन झीलों के लिए कहा जाता है कि यहाँ कंपास वर्क नहीं करता। कई बार जो है लोगों को इस स्थान पर जाने पर कुछ ऐसा सा फील होता है जैसे कुछ जो है वो अलग हो इस स्थान पर। कभी इसे भूत तो कभी इसे ईश्वर से जोड़ दिया जाता है, परंतु इसके लिए याद रखें कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको साइंटिफिक अप्रोच रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक वेव्स थोड़ी सी देखने को मिलेंगी। कारण क्या है, यहाँ पर इस झील का निर्माण एक मैग्मा के डिपॉजिट होने से और उसके सॉलिडिफाई होने से, अर्थात मैग्मा के ठंडे तथा कठोर हो जाने से होता है, जिसके अंदर जो है वो आयरन की उपस्थिति होती है, जिसका अपना एक फील्ड होता है। इस कारण आपको थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा नेचुरल फील होगा। क्लियर। यहां पर याद रखने योग्य एक और इंफॉर्मेशन है कि इस प्रकार की झीलों में चूंकि आपको देखने को मिलता है कि मिनरल अर्थात खनिजों की मात्रा ज्यादा है, कभी कभार ये लवणीय हो जाती हैं, परंतु याद रखिए कि ये ताजे पानी की भी होती हैं। कारण क्या है, कारण है यहां पर जो पानी इकट्ठा हुआ है ये वर्षा के जल के इकट्ठा होने से आया है। क्लियर। तो एक हमने देखा कौन सा, एक हमने देखा ग्लेशियर द्वारा निर्मित झीलें। इसी प्रकार से एक और हमने देखा जिसे हमने कहा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। इसी प्रकार से याद रखिए एक और झील होती है जिसका निर्माण जो है नदी के द्वारा विसर्पण करने से होता है। और यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, याद रखें, मान लेते हैं ये एक नदी है, जस्ट अ सेकेंड, ये इस प्रकार से एक एरिया से जा रही है। क्लियर। अब यहां समझिएगा कि ये नदी विसर्पण क्यों कर रही है। क्लियर। यानी कि अपने ही कोर्स के अंदर फॉर बैक मूव क्यों कर रही है। तो हमेशा याद रखें कि नदी अपने कोर्स में अर्थात अपने प्रवाह की दिशा में जाने पर जब कभी किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जिस क्षेत्र का ढाल क्लियर ना हो, स्लोप क्लियर ना हो, तो नदी उस स्थान पर जो है विसर्पण करने लगती है। इस चीज को समझिए। आप अपने फर्श पर जो है वो पानी डालें, आपको महसूस होगा कि पानी जो है अपने प्रवाह की दिशा में बार बार अपना रास्ता बदल रहा है। ये पानी बदलता क्यों है, क्योंकि पानी जो है वो आपके फर्श का स्लोप अर्थात ढाल जानना चाहता है। जैसे ही ढाल मिल जाएगी पानी उसी दिशा में बहना प्रारंभ कर देगा। बस उसी प्रकार का कुछ नेचर नदी का भी होता है। नदी जब किसी ऐसे क्षेत्र में जाती है जहां पर ढाल बहुत मंद हो, तो नदी अपने ही प्रवाह की दिशा में जो है वो फॉर एंड बैक मूव करने लगती है। और याद रखिए जब ये फॉर एंड बैक मूव करती है तो हम इसे नदी का विसर्पण कहते हैं। और नदी जब कभी विसर्पण करती है तो याद रखिए कि वो अपने विसर्प को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने का प्रयास करती है। यहां ध्यान से देखिए, मैं इसे थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर दूं, ध्यान से देखिएगा। याद रखें अपने विसर्पों को बड़ा करेगी तो उतने ज्यादा एरिया का वो क्या कर पाएगी, एग्जामिन कर पाएगी। अब इस प्रकार से नदी जो है वो और ज्यादा विसर्प करेगी। इसी प्रकार से विसर्पण जो है वो समय के साथ बढ़ता जाएगा और कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। और इसी का क्लाइमैक्स आएगा जब नदी का एक विसर्प जो है वो दूसरे विसर्प से या एक विसर्प की दो भुजाएं जो है आपस में टच कर जाएंगी। और याद रखिए जैसे ही ये टच करेंगी यहां पर निर्माण हो जाएगा किसका, एक झील का। यहां पर पानी भर जाएगा। अब आप कहेंगे पानी कैसे भर गया इस स्थान पर, तो ध्यान से सुनिएगा। याद रखिए इस प्रकार से एक झील का निर्माण होता है। कैसे, तो अभी मैं आपको 1 मिनट में इसे समझाता हूं। ये फर्स्ट कंडीशन है जहां पर नदी जो है मंद ढाल वाले क्षेत्र से निकली। अब ये दूसरी कंडीशन है जैसे जैसे उसने जो है अपना विसर्प और भी ज्यादा बड़े करना प्रारंभ करा। और ये क्लाइमैक्स कंडीशन है जहां पर नदी का एक विसर्प की दो भुजाएं आपस में जुड़ गई। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में एक बल्ब लगा है, आप उसे निकालें और वहां पर अपने एक फिंगर जो है वो डाल लें, अचानक से करंट आपके शरीर से गुजर जाएगा। ये क्यों हुआ, तो याद रखिए कि करंट का ये नेचर होता है, धारा का ये नेचर होता है कि वो इजीएस्ट पाथ से फ्लो करती है, यानी कि सबसे सरल पाथ से फ्लो करती है। ये सामान्य सा फिजिक्स का रूल है, ना समझ में आए तो सीधा सीधा इसे रट ले। नदी सबसे सरल पाथ को फॉलो करेगी। और ये याद रखिएगा कि जैसे ही नदी सबसे सरल पाथ को फॉलो करती है तो अगर विसर्प की दो भुजाएं आपस में मिल जाएं तो मिलने पर होगा ये कि नदी का पानी इस विसर्प में जाने के बजाय वो सीधे जाना पसंद करेगा। और जब जैसे ही वो सीधे जाएगा इस स्थान पर पानी भरना बंद हो जाएगा, इस स्थान पर पानी जाना बंद हो जाएगा। और समय के साथ यहाँ इस स्थान पर जो है वो अवसादों के जमाव से
ये झील जो है वो मुख्य धारा से अलग हो जाएगी, जिसे ऑक्सबो लेक या फिर गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। यहां मैं नेमिंग कर दूं, अन्यथा की स्थिति में आपको समझने में थोड़ी समस्या होगी। और ये कहलाता है नदी का विसर्पण। तो याद रखिए कि नदी इस प्रकार से विसर्प करती है, विसर्पण करने के क्रम में गोखुर झील का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिए कि भारत में एक झील है जिसे कहा जाता है जिसे कहा जाता है वूलर झील। ये गोखुर झील का उदाहरण है, परंतु ये सतही इंफॉर्मेशन है। याद रखिए कि जो गोखुर झील है उसके लिए इसेंशियल पॉइंट ये है कि ये नदी से अलग होने पर बनती है, और गोखुर झील का उदाहरण वही होगी जो अलग होगी। परंतु आप पाएंगे कि जो वूलर झील है, जिसे सामान्यतः कहा जाता है कि ये एक गोखुर झील है, परंतु याद रखें ये जुड़ी हुई है अभी भी झेलम नदी के साथ। क्लियर? तो ये परफेक्टली गोखुर का उदाहरण तो नहीं है, परंतु एग्जाम में आता है तो आप इसे सही पुट करेंगे, मेंस में आप इसका यूज करें। क्लियर? इसके अलावा याद रखें कि गोखुर झीलों को मृत होने वाली झील भी कहा जाता है। कारण यह है कि इनके अंदर पानी कहां से आया था? नदी से, और नदी अब इससे दूर जा रही है, तो धीरे धीरे करके एक समय पर यह सूखने वाली है। क्लियर? तो यह हुआ हमारा एक टाइप ज्वालामुखी से द्वारा, एक हुआ हिमनद द्वारा, और एक हमने जो है वो देखा विसर्पण द्वारा। अब याद रखें कुछ और भी झीलें होती हैं, जैसे एक झील होती है जिसे कहा जाता है टेक्टोनिक झीलें या विवर्तनीकरण की क्रिया द्वारा निर्मित झीलें। कैसे निर्मित होती हैं? तो देखिए, मैं यहां पर एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। आगे जब कभी अगर हम और आप इच्छुक होंगे तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की एक सीरीज, जहां पर फिर हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में कि ये किस प्रकार से निर्मित होती हैं। अभी केवल और केवल एक ब्रॉडर सेंस में, एक सतही तौर पर समझने के लिए आप इसे देख सकते हैं। याद रखिए कि मान लेते हैं ये दो प्लेट्स हैं, या फिर ये एक ही प्लेट पर पड़ी कोई दरार है। जस्ट अ सेकेंड। अब यहां याद रखिए कि मान लेते हैं ये एक ही प्लेट थी कभी, अब के समय ये टूट रही है किसी भी बल के कारण। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, एक होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक होते हैं डायस्ट्रोफिक, एक होते हैं कैटास्ट्रोफिक। अब ये जो है पटल विरूपणी कहा जाता है, इसे सुस्थैतिक बल कहा जाता है, समस्थैतिक बल कहा जाता है, अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर? तो अब यहां समझिएगा कि किसी भी कारण से यदि ये प्लेट्स कुछ इस प्रकार से मूव करें, अर्थात ये प्लेट इस स्थान पर और ये प्लेट इस दिशा में मूव करे, तो इसके बीच में जो है एक दरार का निर्माण होगा। और याद रखिए इसी दरारी क्षेत्र में यदि पानी भर जाए तो इसे कहा जाता है रिफ्ट या फिर भ्रंश घाटी की झीलें। क्लियर? याद रखें ये विशाल आकार की होती हैं, बड़े आकार की होती हैं, और इन्हें जो है कई बार कहा जाता है सागर के रूप में। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, जस्ट अ सेकेंड, इसे थोड़ा सा हम साइड करते हैं, तो आपको एक झील दिखाई देगी। मैं यहां छोटा सा मैप बनाना चाहूंगा, यहां ध्यान से देखें, यह है अफ्रीका वाला भाग। हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते टाइम वर्ल्ड का मैप का यूज क्यों कर रहा हूं, तो बच्चे इंफॉर्मेशन है आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो ये बेसिकली आपको दिखाई देगा अरब का प्रायद्वीप, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये है हमारा ग्रेट इंडिया। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि ये यूरोप वाला पार्ट है, इटली हो गया, ये ग्रीस है, ये इटली है, याद रखिए ये पोर्चुगल वाला एरिया है। इस प्रकार से ये स्कैंडिनेवियन देश है और ये बनकर रेडी है, इतना हमें आवश्यक है। याद रखें कि यहां आपको दो झीलें दिखाई दे रही हैं जिन्हें आप सागर के नाम से जानते हैं। इसे कहा जाता है लाल सागर, इसे कहा जाता है बेसिकली द गल्फ या खाड़ी, या फिर कई बार इसे फारसी खाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार से आपको यहां पर एक झील दिखाई देगी जिसे कहा जाता है लेक बैकल। और याद रखिए जो बैकल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। आपने पढ़ा होगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, जस्ट अ सेकंड मैं यहां शिफ्ट कर दूं इसे, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है लेक सुपीरियर है, जो यूएसए के ग्रेट लेक्स का पार्ट है। यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं प्लॉट करूं कुछ इस प्रकार से, जस्ट अ सेकंड, याद रखें कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है उत्तरी अमेरिका, ये कैलिफोर्निया वाला भाग है। इस तरह से आप देखेंगे तो चलते हुए अगर आप नीचे आए तो ये साउथ अमेरिका है। इसी प्रकार से ये बनकर रेडी है साउथ अमेरिका। हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, बाद में कभी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ये आपको दिखाई देगा मेक्सिको वाला पार्ट, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। इस तरह से आप चलते हुए आएंगे तो ये है कैनेडियन शील्ड,
और याद रखिए कटी छटी क्यों दिखाई देती है, तो आगे किसी क्लास में फिर मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि ये क्यों इस प्रकार से दिखाई देती है। ये जो है ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है, और याद रखिए कि यहाँ पर आपको ग्रेट लेक्स दिखाई देंगी जो यूएस और कनाडा की बॉर्डर में आती हैं। क्लियर? ये 5 झीलों का समूह है, इसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरे ये आती हैं, जिसमें से मिशिगन केवल यूएसए में है। क्लियर? और याद रखिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि सुपीरियर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, परंतु ये याद रखिए कि जितना इन 5 झीलों में पानी है उससे ज्यादा पानी जो है लेक बाइकल के अंदर है। याद रखिए लेक बाइकल का साइज जो है बेल्जियम के साइज से बड़ा है। ये वास्तविकता में क्या है, तो एशियन प्लेट में पड़ी हुई एक दरार के अंदर पानी भर जाने से लेक बाइकल का निर्माण हुआ है। इसलिए याद रखिए कि भ्रंश घाटी की झीलें या भ्रंश झीलें या फिर विवर्तनिक क्रिया से निर्मित झीलें, इनका आकार काफी बड़ा होता है और सामान्यतः ये ताजे पानी की होती हैं। अगर इन दरारों के अंदर सागर के पानी का प्रवेश हो जाए तो फिर सामान्य सी बात है ये खारे पानी की दिखाई देंगी। इसी प्रकार से आपको जो है इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए इस स्थान पर आपको ग्रीनलैंड दिखाई देगा, इस प्रकार से यहाँ आपको आइसलैंड दिखाई देगा, इस प्रकार से यहाँ आपको ग्रेट तथा कथित ग्रेट ब्रिटेन दिखाई देगा, स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट। क्लियर? और इस तरह से आपको पूरा पार्ट बनकर रेडी दिखाई देगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस कि हमने 5 प्रकार देख लिए, अब आते हैं छठा और लास्ट प्रकार पे। माफ कीजिएगा, हमने अब तक 4 प्रकार देखे, 5वां और लास्ट प्रकार अभी हम देखने वाले हैं। अब याद रखिए कि एक प्रकार होता है जिसमें सामान्यतः केवल और केवल पानी के भर जाने से, मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, याद रखें मान लेते हैं कि ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो किसी भी रेगिस्तान वाले भाग में यदि किसी स्थान पर आपको वर्षा का जल इकट्ठा हुआ दिखाई दे तो याद रखिएगा उससे रेगिस्तान की झील या खारे पानी की झील सामान्यतः कहा जाता है। यहां पर जानने योग्य बात है, याद रखिए कि, माफ कीजिएगा मैंने इसे इस स्थान पर बना दिया, याद रखिए आपको ये झील सामान्यतः उस स्थान पर दिखेगी जहां उस पूरे क्षेत्र का ढाल हो। यहां पर वर्षा का जल जो है वो रिसते हुए यहां तक पहुंचेगा। यहां पर जानने योग्य इंफॉर्मेशन है कि आपको ये झीलें किसी भी प्रकार की दिख सकती हैं, यानी कि हो सकता है आपको ताजे पानी की दिखे, हो सकता है आपको खारे पानी की दिखे, लेकिन एक इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये याद रखिए कि आपको ये झीलें उन्हीं स्थानों पर मिलेंगी जहां पर ढाल कैसा हो, इस दिशा में हो। यहां जो है मैंने पेड़ बनाने का प्रयास करा है, परंतु आई डोंट थिंक कि मैं बेहतर तरीके से ड्रॉ कर पाया। बस आप इसे समझे कि इस प्रकार की झीलों का निर्माण रेगिस्तान में होगा, रेगिस्तान में भी वहां होगा जहां उस क्षेत्र का ढाल हो। और यह भी याद रखिए कि इस क्षेत्र में पानी जो है वो वर्षा का जल ही होता है, तो सामान्यतः ये ताजा पानी की दिखाई देती है। पर मैंने एक वर्ड यूज करा है सामान्यतः, स्मार्टली मैंने वर्ड यूज करा है नॉर्मली। यहां याद रखिए कि अगर इन झीलों का निर्माण केवल और केवल रेत के ऊपर होता तो ये पानी जो है वो नीचे चला जाता। इसका मतलब है पानी यहां पर रुका है, इसका अर्थ है कि यहां नीचे जो है वो कठोर चट्टानें हैं। और याद रखिए कठोर चट्टानें हैं, इसका मतलब है कि उन चट्टानों के अंदर किसी ना किसी प्रकार का मिनरल अर्थात खनिज है, और वो खनिज इन झीलों के पानी के अंदर घुलेगा और इन्हें समय के साथ खारा करता जाएगा। तो याद रखिए अगर ये निर्मित हुई हैं तो शुरुआत में ये आपको हो सकता है मिले कि ताजे पानी की है, लेकिन कुछ वर्ष रुके ये खारे पानी में बदल जाएंगी। राजस्थान की जो झीलें हैं वो इसी प्रकार की झील का उदाहरण है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हमारा सामान्यतः जो झीलों के प्रकार हैं ये समाप्त होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, बहुत सारे हैं, लगभग 12 से 15 प्रकार हैं, परंतु भारत के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए ये इतने ही जो है वो कार्य के होंगे, इतने ही आप इसे समझ पाएंगे और सामान्यतः एग्जाम में भी भारत के परिप्रेक्ष्य में इतने ही पूछे जाएंगे। तो चलिए एक बार सभी के दर्शन करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हिमनद द्वारा निर्मित झीलें हैं, इसी प्रकार से ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें हैं, ये गोखुर झीलें हैं, इसी प्रकार से आपको यहां पर दिखाई देगा भ्रंश घाटी की झीलें, और लास्टली आपको दिखाई देगा कि रेगिस्तान में स्थित झीलें। आइए अब हम राज्यवार क्रम में देखते हैं कि कौन सी झील किस राज्य में है और आपके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। चलिए हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं इंडिया का मैप। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज में चलते हुए हम काफी आगे तक आ चुके हैं, तो आप सभी ने मैप बनाना तो आवश्यक रूप से सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा तो एक प्रॉमिस करें कि आज की इस क्लास को देखने के पश्चात आप जाएंगे और जाने के बाद एक कॉपी लेंगे, उसमें 100 बार इंडिया का मैप बनाएंगे। अगर आपने आज के दिन मैप बनाना नहीं सीखा तो याद रखिए आप कितना भी पढ़ लें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। एंड आई वांट कि हमारा ये एफर्ट कोई चेंज लाए। देखिए आप हमें माने या नहीं माने, परंतु
हम ये जरूर मानते हैं कि अगर स्टूडेंट ने ये वीडियो देखा है तो स्टूडेंट यहां से कुछ ऐसा कंटेंट लेकर जाए जो उसकी लाइफ में उसका काम दे, उसके जर्नी में उसको वर्क करे। याद रखिए कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा और देखने के बाद आपने एटलीस्ट मैप बनाना नहीं सीखा, या फिर जो चीजें मैंने आपके सामने देखी, बहुत इजी हो जाएगा कि मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठकर पूरा मैप बना लूं, क्लास में आऊं और क्लास में आकर उस मैप पर समझा दूं। क्लियर? या फिर यहां एक मैप लगाऊं, सिंपल सा डायमेंशन है कि एक गूगल सर्च में जो है इमेज आ जाएगी, मैं यहां इमेज में रख के उसे एक्सप्लेन कर दूं। परंतु इससे होगा क्या? इससे सिर्फ इतना होगा कि मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा जरूर दूंगा, परंतु आप इसे कभी पेपर में यूज नहीं कर पाओगे। आप कभी मेंस में वो डायग्राम नहीं बना पाओगे। जब बना नहीं पाओगे मेंस में, तो फिर आप सफल होगे कैसे? ये सोचकर ये इनिशिएटिव है इस प्रकार से आपको पढ़ाने का। याद रखें कि अगर आपने मैप बनाना नहीं सीखा तो आपको आगे समस्या होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एटलीस्ट आप इंडिया का मैप बनाना सीख ले। मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिए, जिससे आप भी इसी प्रकार से ड्रॉ कर पाएं। याद रखिए ये है हमारा लद्दाख वाला पोर्शन। इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारा नेपाल, ये हमारे सिक्किम वाला पोर्शन है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया में ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी प्रकार से राजस्थान, ये हमारा गुजरात वाला भाग, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इस प्रकार से जो है ये हमारा इंडिया बनकर रेडी है। कोशिश करें कि आप 1 या 2 स्ट्रोक में पूरा इंडिया बना लें। इससे ज्यादा अगर समय लगता है तो इसका मतलब है कि आप उसे मेंस में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें जो है वो स्टेट्स बना लें। और ये याद रखिए कि स्टेट्स बनाने के क्रम में मैं स्टेट्स की बॉर्डर ध्यान में रखकर नहीं बना रहा हूं। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने कोई 2 स्टेट की बॉर्डर आपस में मिला दी तो आप ये समझें कि उनकी बॉर्डर्स मिलती हैं। मैं केवल और केवल आउटलाइंस बना रहा हूं। यहां मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसा समझें कि ये इस प्रकार से बॉर्डर बनाते हैं। क्लियर? तो केवल हम राज्य की आउटलाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। याद रखिए ये आपको दिखाई देगा लद्दाख वाला पार्ट। जस्ट अ सेकेंड। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये लद्दाख वाला पोर्शन है। क्लियर? यहां पर आपको दिखाई देगा ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। क्लियर? इसी प्रकार से आपको इस स्थान पर, याद रखें, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर लूं। ये जो पोर्शन है, याद रखें कि ये वाला स्टेट आपको दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश के नाम से। इस प्रकार से आपको यहां पर दिखाई देगा ये उत्तराखंड है। क्लियर? इसी तरह से याद रखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिखाई देगा पंजाब के नाम से। यहां आपको दिखाई देगा ये स्टेट है हरियाणा के नाम से, यहीं आपको दिल्ली भी दिखाई देगा। क्लियर? इसी तरह से याद रखें कि ये जो क्षेत्र है ये आपको राजस्थान के नाम से दिखाई देगा। इसी प्रकार से यहाँ आपको जो है वो गुजरात राज्य दिखाई देगा। इसी तरह से आप चलते हुए आएंगे तो यहाँ आपको, मैंने पूरे 28 राज्यों की मार्किंग कराई है, तो यहाँ आपको महाराष्ट्र दिखेगा। और जिन्होंने नहीं देख रखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाकर जरूर देखें उस मार्किंग को, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा राज्य कहाँ है। इस प्रकार से आपको गोवा दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड। इस स्थान पर आपको गोवा दिखाई देगा। इस तरह से आपको कर्नाटका वाला पोर्शन दिखाई देगा। याद रखें ये वाला भाग जो है ये केरल का एरिया दिखाई देगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर तमिलनाडु दिखाई देगा। इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देगा। इस स्थान पर आपको उड़ीसा दिखाई देगा। इस स्थान पर आपको उड़ीसा दिखाई देगा। तथा ये मैंने ड्रॉ करा सिक्किम। यहां से चलते हुए आप आएंगे तो ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। क्लियर? इस तरह से आपको बीच वाले क्षेत्र में आपको तेलंगाना दिखाई देगा। और याद रखिएगा जो तेलंगाना है ये भारत का एकमात्र दक्षिण राज्य है जो स्थलरुद्ध है, इसकी कोई भी तटीय सीमा नहीं है। क्लियर? अब इस तरह से आपको यहां पर एमपी दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड। यहां पर आपको छत्तीसगढ़ दिखाई देगा। और याद रखिए ये जो बचा वाला पार्ट है यहाँ आपको बिहार दिखेगा, ये आपको झारखंड दिखेगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन है ये आपको बाय डिफॉल्ट यूपी दिखाई देगा। इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको यहाँ इस स्थान पर दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, बचा वाला भाग है त्रिपुरा, अंदर है असम, और बचा हुआ पार्ट है
अंदर वाला पार्ट है मेघालय, बचा वाला पार्ट है असम। अब याद रखिए कि मैंने यहाँ एक एक स्टेट के रिस्पेक्ट में आपको सारी मार्किंग्स बताई हैं। यहां याद रखना होगा आपको कि सबसे पहली चीज कि कौन सा राज्य है जो केवल ऐसे कितने राज्य है भारत में जो केवल और केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं तथा वो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी को काफी पसंद है। मैंने आपको बताया है कि सिक्किम जो है केवल और केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, जो आपको दिखाई देगा वेस्ट बंगाल, और 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा है, एक है नेपाल, एक है भूटान और ऊपर आपको दिखाई देगा चाइना। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश भी जो है वो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक भूटान है, एक चाइना है और एक म्यांमार है। इसी प्रकार से लद्दाख आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान के साथ, जी हां, पीओके वाले रास्ते से अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, और यहां पर बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान तो है ही। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे ऐसी राज्यों की सीमा से संबंधित प्रश्न दिखाई देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा परीक्षा उनसे प्रश्न करती है, और मेरी आपसे ये विनती है कि आप लोग एक बार जाके 28 राज्यों की मैपिंग मैंने कराई है, आप वहां जाकर एक बार इसे देख लें। क्लियर? और याद रखिए कि आपको प्रीवियसली जितने भी वीडियोस हैं, आपको उन्हें एक एक करके एटलीस्ट फास्ट लगाकर आप उन्हें देख जरूर लें, उसमें इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन आगे यूजफुल रहेगी। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है हमने 28 राज्यों को मार्क करा। अब हम एक एक राज्य की झील के बारे में देखना प्रारंभ करते हैं। याद रखिए कि लद्दाख में आपको 4 झीलें दिखेंगी। एक ये झील है, याद रखिए इस झील को जो है सतपारा झील के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसके नीचे आएंगे तो याद रखिए यहां पर आपको जो है वो पेंगोंग सो झील दिखेगी, फिर आपको एक और झील दिखेगी और नीचे एक और झील मिलेगी। यहां ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, आपको इसे क्रम से याद करना आवश्यक है। नाम मैं यहां पर मेंशन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। याद रखें, एक झील है जिसे कहा जाता है सतपारा झील। इसी प्रकार से याद रखिए इसे कहा जाता है पेंगोंग सो झील। इसी प्रकार से याद रखिए एक और झील है जिसे कहा जाता है, जिसे सोकारा के नाम से जाना जाता है, और लास्टली है, क्लियर, तो ये लद्दाख में आने वाली झीलों का नाम है। याद रखिए आपको क्रम से इसे याद रखना चाहिए। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको कुछ और झीलें भी दिखाई देंगी जो जम्मू एंड कश्मीर में आती है। याद रखें कि आपको इस प्रकार से मार्क करना है, सबसे ऊपर आपको जो है वो दिखाई देगी वुलर झील। क्लियर? इसके पश्चात याद रखिएगा नीचे आएंगे तो आपको एक और झील दिखेगी जिसे दल लेक के नाम से जाना जाता है, और इसी प्रकार से इस स्थान पर याद रखिए एक और झील दिखेगी जिसे मानसर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? मैंने पहले आपको बताया है वुलर झील जो है वो ऑक्सबो लेक अर्थात गोखुर झील का उदाहरण है। अब यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको और भी नहीं, अब यहां पर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए। जैसे याद रखिए कि जो पेंगोंग सो झील है इसका 50% भाग जो है वो तिब्बत में आता है, अर्थात ये चाइना के पास है। इसका 40% पार्ट हमारी यूनियन टेरिटरी अर्थात लद्दाख में आता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। क्लियर? और यहां पर भारतीय सेना तथा चीन की सेना आपस में फेस ऑफ करती हैं। इसका एक पोर्शन इस प्रकार से जो है आपको इंडिया के अंदर में मिलेगा, और इसका एक पोर्शन जो है इस प्रकार से आपको चीन के अंडर में दिखाई देगा। क्लियर? 10% जो भाग है ये डिस्प्यूटेड है, किसका होगा इस पर प्रश्न चिन्ह है। क्लियर? अब इसमें याद रखिए कि इसी प्रकार से जो सोकारा झील है, याद रखिएगा कि ये लवणीय झील है, और यहां पर लवण जो है वो सूख गए हैं, इस कारण ये सफेद दिखाई देती है, इसलिए कई बार इसे सफेद झील भी कहा जाता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा जो सोमोरिरी झील है इसे सफेद झील के नाम से जाना जाता है। माफ कीजिएगा, सोमोरिरी जो झील है इसे कई बार जो है सोकारा झील को सफेद कहा जाता है, और सोमोरिरी के लिए याद रखिए इसे कई बार माउंटेन लेक के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से याद रखिए वुलर के लिए मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सबो लेक है। दल लेक के लिए याद रखिएगा इसे फूलों की झील के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसे जो है वो टूरिस्ट झील के नाम से भी जाना जाता है, पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध झील के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है? आसपास इसके जो है वो वनस्पति का वितरण, और कभी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि ये पीर पंजाल के आसपास है। याद रखिए कि एक लाइन रिपीट करी थी, ये लाइन मैं बहुत ज्यादा जो है वो हिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहता, पर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइन लिखी थी, गिर फिरदौस नूरे जमी अस्ते हमी अस्ते हमी अस्ते हमी अस्ते, अर्थात दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये लाइन लिखी गई थी दिल्ली के लिए। इस लाइन को जो है वो यूज करा था शाहजहां द्वारा
पीर पंजाल के एरिया के लिए और खासकर इस क्षेत्र की खूबसूरती को देखते हुए। याद रखिए कि वास्तविकता यह है कि इस एरिया को कहा जाता है पीर पंजाल का गुलमर्ग और सोनमर्ग वाला एरिया। ये झील उससे थोड़ा दूर है परंतु सुंदरता वही है। ये याद रखिए कि ऐसा कहा जाता है कि ये भारत का स्विट्जरलैंड है, पर यथार्थता यह है कि अगर इस स्थान पर आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती तो विश्व ये कहा करता कि यूरोप का कश्मीर स्विट्जरलैंड है, ना कि भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है। ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर एरिया है। कारण क्या है? तो एक चीज याद रखिए, मैंने एक वीडियो में समझाया था कि गोवा क्यों इतना प्रसिद्ध है। क्यों आप विशाखापत्तनम घूमने नहीं जाते, आप गोवा घूमने जाते हो? इसके ज्योग्राफिकल रीजन है। याद रखिए, आपको नीला आसमान दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब आपको नीला अवसाद से मुक्त सेडिमेंट फ्री ओशन दिखाई देगा, जिसमें आपको मटमैला कलर नहीं नीला कलर दिखेगा। नीला आसमान, नीला समुंदर, नीले समुंदर के अंदर कलरफुल जो है वो कोरल्स होंगे, प्रवाल होंगे, और ये जो कलरफुल प्रवाल हैं या कोरल हैं, इन्हीं के अस्थि पंजन के कारण जो है जो बीचेस हैं वो व्हाइट कलर के हो जाएंगे। व्हाइट कलर के बीचेस, रंगीन अंदर कोरल, बिल्कुल क्लीन ओशन, ऊपर क्लीन स्काई, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां टूरिस्ट जाएंगे। इसका ज्योग्राफिकल कारण है। अब इसी प्रकार से याद रखिएगा कि आपको यहां पर भी कुछ ज्योग्राफिकल कारण दिखाई देंगे। याद रखें, पीर पंजाल रेंज जो है वो थोड़ा सा नीचे है हिमालय में। नीचे होने के कारण आपको दिखाई देगा कि आपको थोड़ी गर्मी तो फील होगी, लेकिन है ये ऊंचाई में, मतलब ये इस रिस्पेक्ट में नीचे है। यहां ऊपर हिमालय है, इसके सापेक्ष जो है कर्क रेखा के थोड़े पास है, पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो ऊंचाई ज्यादा होने पर ऊपर ठंडा है, नीचे से गर्म है, तो नीचे आपको घास के मैदान दिखते हैं। इन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया या शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। यहां पर बिल्कुल नर्म सॉफ्ट ग्रीन कलर की ग्रास दिखेगी, एकदम ग्रीन कलर की ग्रास है, ऊपर स्नो का कवर है, सफेद चादर दिखाई देगी और क्लियर आसमान दिखाई देगा। याद रखिए कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां 8 से 9 महीने औसतन गर्मी होती है, एवरेजली टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो आपके लिए वो स्थान आपका फेवरेट होगा जहां पर ठंडक हो। और याद रखिए, यहां ठंडक है पर इतनी नहीं कि आपकी हड्डियां जमा दे, बोन मैरो सॉलिडिफाई कर दे, ऐसी ठंड नहीं है। तो ठंडी भी है, गर्मी भी है, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और ये आपको दिखाई देगा डल लेक में। क्लियर? तो इसके लिए याद रखिए, इसे फूलों की झील के नाम से जाना जाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑक्सबो लेक है। इसी प्रकार से एक झील को सफेद झील कहा जाता है, एक झील को जो है माउंटेन झील कहा जाता है, और एक जो है वो भारत और चीन के बीच में स्थित है। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलों को। यहां पर याद रखिएगा, आपके लिए नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखें, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण का ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखें, सबसे ऊपर आपको दिखेगा खजियार झील, खजियार के बाद आपको एक तरफ दिखाई देगा सूरजताल। क्लियर? इसी प्रकार से आपको दूसरे तरफ याद रखिए यहां पर दिखाई देगा चमेरा झील। फाइन। इसके नीचे आएंगे तब आपको दिखेगा गोविंद सागर, इसके माफ कीजिएगा, ऊपर दिखेगा महाराणा प्रताप सागर, फिर दिखेगा गोविंद सागर, और फिर लास्ट में आपको यहां पर दिखाई देगी रेणुका झील। क्लियर? तो मैं यहां पर अब मैपिंग में इसका नाम लिखने वाला हूं, और ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में मैं मेंशन करूंगा। ध्यान से देखें, सबसे पहला है खजियार, इससे नीचे आएंगे तो याद रखिए एक तरफ चंद्रताल, और माफ कीजिएगा एक तरफ सूरजताल और एक तरफ जो है चमेरा झील। याद रखिए, एक है सूरजताल, इसी प्रकार से एक है चमेरा झील। इसमें याद रखिएगा जो सूरजताल है ये लाहौल स्पीति एरिया में आता है, और ये भी याद रखिएगा ये बड़ा लाचला दर्रे के पास है। और बड़ा लाचला दर्रा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मनाली लेह हाईवे की कनेक्टिविटी यहाँ से होती है। इसके अलावा चमेरा के लिए याद रखिएगा, ये जो है वास्तविकता में कृत्रिम झील है। ये डलहौजी एक प्लेस है जिसका नाम एक गवर्नर जनरल के नाम पर रखा गया है, लॉर्ड डलहौजी। इनके नाम पर जो है ये जिले का नाम है, जो कि थोड़ा सा जो है वो अजीब हो जाता है। रीजन क्या है कि डलहौजी हमारे लिए एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत से जो है वो बहुत सारे संसाधनों को खींच कर बाहर ले गया, उनके नाम पर है, पर ठीक है कोई बात नहीं। फाइन। अब यहाँ याद रखिए कि एग्जैक्टली वो पर्सन नहीं है, पर वो नाम उसे इंडिकेट करता है। क्लियर? तो याद रखिए कि यहाँ पर डलहौजी दिखाई देगा, और डलहौजी के लिए एक बात और याद रखिएगा, एक फेमस हिल स्टेशन भी है। अब इसमें याद रखें कि जो झील है ये कृत्रिम झील है। ये इसके बाकी की झीलें जो हमने देखी है प्राकृतिक है, ये कृत्रिम है। क्लियर? अब इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो एक झील आपको दिखाई देगी जिसे कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर। ये पोंग डैम पर स्थित है, और ये याद रखिए ये भी कृत्रिम झील का उदाहरण है। इसी प्रकार से ये याद रखिए, इसके नीचे आएंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा गोविंद सागर, ये भी जो है ये कृत्रिम झील का उदाहरण है।
और लास्टली आपको दिखाई देगा ये है रेणुका। ये देवी रेणुका के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। क्लियर? तो ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। चलिए, इसी प्रकार से अब आ जाते हैं हम पंजाब वाले पोर्शन में। पंजाब के केस के लिए याद रखिएगा, आपको यहां पर दो झीलें दिखाई देंगी इस प्रकार से। एक है ऊपर दिखाई देगी जिसे कहा जाता है कंजली झील, जस्ट अ सेकेंड। और इसी प्रकार से नीचे एक झील है, ये मैं नाम यहीं ऐड करता हूं, इसे जो है रोपड़ झील के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही कृत्रिम झील का उदाहरण है। इसी प्रकार से अब याद रखिए, उत्तराखंड में झीलों के ऑर्डर को हम देखने वाले हैं। ये क्रम से है, आपको एक क्रम याद रखना होगा। अब याद रखिए, उत्तराखंड की जो झीलें हैं उसके लिए आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा इस प्रकार से। ये जो झील है इसे गौरी ताल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से एक आपको इस स्थान पर दिखाई देगी, इसे नैनीताल के नाम से जाना जाता है। और एक झील आपको इस स्थान पर दिखाई देगी, याद रखिए इसे बेसिकली जो है भीमताल के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहां नेमिंग करता हूं, उस नेमिंग को इस स्थान पर मैं मेंशन करने वाला हूं। क्लियर? तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, यहां पर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में मैं साइड में मेंशन कर दूंगा। एक है, मैं यहां पर ए बी और सी करके यहां लिखता हूं, साइड में मैं इसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। याद रखिए ये ए है, इस प्रकार से बी है और ये सी है। क्लियर? चलिए आए ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये है गौरी, ये है गौरी का ताल, या फिर कई बार इसे गौरी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर मैं आपको बी जो है वो नैनीताल है और सी याद रखिएगा ये है भीमताल। अब देखिए, आपको ये इंफॉर्मेशन इजीली समझ में नहीं आएगी और कितना भी आप रटे आपको कभी भी ये इंफॉर्मेशन सिंक इन नहीं होगी। क्लियर? यहां याद रखिए, जो गौरी ताल है इसके लिए इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि गौरी ताल ना बेसिकली आपको दिखेगा गढ़वाल हिमालय में। ठीक है? ये जो लॉर्ड शिवा हैं उनकी वाइफ के नाम पर गौरी ताल आपको दिखाई देगा। माफ कीजिएगा, मैंने यहां पर इंडिकेट थोड़ा सा गलत करा है, मैं इसे राइट कर दूं, जस्ट अ सेकेंड। याद रखिए ये वाली जो झील है ये आपको दिखाई देगी कहां पर? गढ़वाल हिमालय में। अब याद रखिए, जो नैनीताल है और भीमताल है ये आपको कुमाऊं हिमालय में दिखाई देगी, और कुमाऊं हिमालय की सबसे बड़ी झील जो है वो भीमताल झील है। क्लियर? तो भीमताल सबसे बड़ी है, नैनी और भीमताल दोनों आती कुमाऊं हिमालय में ही है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जो भीमताल है वो इस दिशा में है। क्लियर? और जो नैनीताल है वो पूर्व की दिशा में है। ये प्रीवियसली पूछा गया प्रश्न है। क्लियर? तो इसे थोड़ा सा अपने माइंड में सेटल डाउन रखिएगा। तो मैं नाम के साथ आपको पीडीएफ में ये सारे नेमिंग आपको अवेलेबल करा दूंगा, चाहे तो मैं इसे यहां पर मेंशन कर देता हूं। हिमाचल प्रदेश इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, हिमाचल प्रदेश के लिए यहां आपको दिखाई देगा एक। क्लियर? चलिए अब यहां मैप पर वापस आते हैं, ध्यान से देखिए। याद रखिए, इसी प्रकार से आपको हरियाणा वाले क्षेत्र में और राजस्थान वाले क्षेत्र में झीलें दिखाई देंगी। अब यहां ध्यान देने योग्य है कि हरियाणा वाले जो क्षेत्र है यहां पर जो झीलें हैं उसका क्रम आपको उतना ज्यादा याद नहीं करना है, केवल और केवल नाम आपको याद रखने हैं। याद रखिए कि आपको हरियाणा में दो झीलें दिखेंगी। क्लियर? एक को कहा जाता है बड़खल झील। क्लियर? इसी प्रकार से एक और झील है, याद रखिए इसे कहा जाता है सूरजकुंड झील। अब यहां याद रखने योग्य बात है, जो बड़खल झील है ये अरावली के क्षेत्र में आती है, और यह भी याद रखिएगा ये तटबंध द्वारा निर्मित है। पूरी तरह से कृत्रिम तो नहीं, परंतु तटबंध द्वारा निर्मित है। और यह भी याद रखिएगा कि अवैध खनन के कारण ये झील जो है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। क्लियर? इसी प्रकार से सूरज कुंड के लिए याद रखिएगा कि इसे सूरज झील के नाम से भी जाना जाता है। और इसी प्रकार से ये याद रखिए कि ये जो झील है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि जो तोमर वंश के राजा हैं सूरजपाल,
उनके द्वारा ये निर्मित थी। और ये याद रखिएगा कि ये झील इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेंदुए के संरक्षण के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया था। ये झील उस कॉरिडोर वाले एरिया में आती है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर? अब आ जाए, अब हम देखते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, राजस्थान में जो झीलें हैं, एक आपको दिखाई देगी, जस्ट अ सेकेंड, मैं इन्हें मार्क कर लूं। अब राजस्थान वाली झीलों के लिए याद रखिएगा, सबसे ऊपर आपको इस स्थान पर ध्यान दें, मैं यहां मेंशन करता हूं राजस्थान के लिए, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए। राजस्थान में एक दिखेगी आपको सांभर झील, ये सबसे ऊपर दिखाई देगी। क्लियर? इसके बाद याद रखिए, सबसे नीचे आपको दिखाई देगी इस प्रकार से, सबसे निचले भाग में, इसे कहा जाता है ढेबर झील। इसके पश्चात याद रखिए, एक दिखाई देगी आपको राजसमंद झील, और इसके अलावा एक आपको दिखाई देगी पुष्कर झील। क्लियर? तो सबसे ऊपर नॉर्थ में, सबसे नीचे अर्थात साउथ में, ये आपको याद रखना है। अब इन झीलों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। याद रखिए कि जो सांबर झील है, इसके अलावा एक और झील दिखती है, हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने भी वाला हूं। यहाँ केवला देव एक झील है, ये रामसर साइट में आती है। रामसर कन्वेंशन 1971 में स्टार्ट हुआ था। रामसर एक प्लेस है, और याद रखिए आर्द्रभूमि क्षेत्र अर्थात झीलों के संरक्षण के बारे में बात करता है। इसमें जानने योग्य इंफॉर्मेशन है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड अर्थात वो आर्द्रभूमि क्षेत्र जो अतिशय संकटग्रस्त हैं, उनके लिए एक अलग लिस्ट बनाई जाती है जिसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भारत के केवल 2 प्लेस आते हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्र में भारत के 75 एरिया आते हैं, और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अर्थात बहुत ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एरिया है वो 2 हैं। एक है लोकटक झील, जिसे मैं अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाऊंगा। इसके अलावा एक झील और भी है जिसे केवला देव के नाम से जाना जाता है। अब याद रखिए कि जो सांबर झील है ये नॉर्थ में आपको दिखाई देगी। इसके लिए याद रखिएगा कि ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन याद रखिएगा कि यहां पर आपको बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हुए दिखाई देंगे। ये अरावली के एरिया में आती है, अरावली हिल्स से ये घिरी हुई है। इसके अलावा जो ढेबर झील है या ढेबर झील है, इसके लिए याद रखिएगा कि ये झील काफी ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध है अपने ताजे पानी के लिए। ये एशिया की कुछ सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। और इसके लिए एक इंफॉर्मेशन और याद रखिएगा कि ये झील जो है कृत्रिम रूप से निर्मित है, ऐतिहासिक तौर पर इसे बनाया गया था। और याद रखिए कि ये गेम चेंजर अर्थात इतनी महत्वपूर्ण है। आप क्यों महत्वपूर्ण है आप इजीली समझ पाएंगे। राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ कोई वर्षवाहिनी नदी नहीं है, यानी कि साल भर जल की उपलब्धता इंश्योर करने के लिए इस स्थान पर कोई बड़ी नदी नहीं है। अब इसमें याद रखिए झीलों का रोल बढ़ जाता है। लेकिन राजस्थान के साथ एक प्रॉब्लम है कि इस एरिया में जो झीलें हैं वो खारे पानी की हो जाती हैं, क्योंकि रेत में पानी रुकेगा नहीं, और रुका मतलब नीचे चट्टान है और चट्टान के अंदर खनिज है, और खनिज मिल जाएगा पानी में तो पानी हो जाएगा लवणीय। तो यहाँ याद रखिएगा कि जो देवर झील है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा राजसमंद झील, ये याद रखिए राणा राज द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। क्लियर? और ये भी याद रखिएगा कि ये झील भी हमारे लिए वाटर अवेलेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पुष्कर झील, ये काफी ज्यादा रोचक है। याद रखिए कि अजमेर के पास स्थित है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो धार्मिक स्थल है हिंदुओं के लिए। याद रखें पुष्कर झील में जो है वो ब्रह्मा जी का मंदिर भी आपको दिखाई देगा, और इसी प्रकार से बहुत सारे अदर डायमेंशन भी हैं झील के। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाकर इसके बारे में थोड़ा सा रीड करें। बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस हैं जो आपको इसके बारे में जानने चाहिए, परंतु चूंकि ये झील वाले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, पर इसे याद रखिएगा। इसके अलावा एक और जो है वो लास्ट 2 सालों से इस एरिया के करंट अफेयर से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। याद रखें कि किसी भी एरिया में, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक झील है, और याद रखिए कि झीलें आज के समय भारत में एक जैविक मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। कारण क्या है? झीलें जो है वो वास्तविकता में एक केंद्र होती हैं, किस चीज का? टूरिस्ट का। और अब याद रखिए कि
टूरिस्ट आएंगे तो वे बेपरवाह तरीके से उस स्थान पर अपना कचरा छोड़कर जाएंगे। झीलों में वो कचरा तैरेगा और तैरने पर वो एक स्थान पर इकट्ठा होगा। याद रखिए, इसे गार्बेज पैच के नाम से जाना जाता है, अर्थात कूड़े से निर्मित एक थक्का जो झील के बीच में बन जाता है। अब इस चीज को अपने माइंड में बेहतर तरीके से जो है वो सेटल डाउन कर लें कि किसी भी आर्द्र भूमि क्षेत्र में, किसी भी जलाशय में अगर आप कचरा डालते हैं तो समय के साथ वो कचरा एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है, और जब भी एकत्रित हो जाएगा, ये याद रखिएगा कि गार्बेज पैच सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। आप समझिएगा कि पानी का एक तंत्र होता है, बहता हुआ पानी ताजा होता है। कारण यह होता है कि पानी बहने के साथ, आपने स्टेटमेंट सुना होगा, नहीं सुना तो इसे नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, कि अगर कोई नदी बहना प्रारंभ करती है और 3 किलोमीटर बिना उसमें कचरा डाले आप उसे अकेला छोड़ दें, तो 3 किलोमीटर के एरिया में बहता हुआ पानी अपने कचरे को अपने अंदर से निकाल देगा, पानी को साफ कर लेगा। क्लियर? परंतु हम 3 किलोमीटर भी नदी को अकेला नहीं छोड़ते। अब नदी बहते हुए फॉर्म में अपने अंदर के अवसाद को, अपने अंदर गंदगी को साइड कर लेती है। अब झीलें कैसे करती हैं? तो झीलों का भी अपना एक तंत्र होता है, उस तंत्र को हम डिस्टर्ब कर देते हैं। कैसे डिस्टर्ब कर लेते हैं तो कभी और मैं आपको बताऊंगा कि झीलें अपना जल कैसे जो है वो साफ करती हैं। वो साफ करती हैं अपने जो है वो आसपास के एरिया में जो जल भराव के कारण कीचड़ वाले एरिया का निर्माण होता है, जो दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, वो जो है वो इस झील की किडनी की तरह कार्य करता है। कोई भी मछली या कोई भी जीव जब मरने वाला होता है तो वो खुद ब खुद इस कीचड़ वाले एरिया में आकर मृत होता है, जिससे पानी कभी गंदा नहीं होता। परंतु हम जब आए तो झीलों को क्या बना लिया? झीलों को बना लिया टूरिस्ट हॉटस्पॉट। अब जब भी ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट होंगे, जब भी ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट होंगे, तो याद रखिए टूरिस्ट हॉटस्पॉट होने के कारण आपको दिखाई देगा कि इस स्थान पर जो एरिया है आर्द्र भूमि का, जो दलदली एरिया है, उसे कॉन्क्रेटाइज कर दिया जाएगा। कॉन्क्रेटाइज करने के बाद होगा क्या कि चूंकि वहां पर अब आर्द्र क्षेत्र नहीं है, चूंकि वहां पर दलदल नहीं है, जीव वहीं जो है उनकी डेथ होगी, वहीं डेथ होगी तो उनकी बॉडी भी वहीं डिकम्पोज होगी, उसका अपघटन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब इसके साथ याद रखिए कि जब हम इसमें और कचरा डालते हैं तो ये एक पैच बना लेता है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इसे क्लीन कर दूं जिससे आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाए। याद रखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर एक पैच बन जाता है। अब ये पैच क्या करता है? ये इस पूरी झील को जो है एक जैविक मरुस्थल में बदल देगा। कैसे बदल देगा? तो ध्यान से सुनिए, एक डेथ साइकिल चलाएगा। कैसे होती डेथ साइकिल? तो देखिए, गार्बेज पैच बना तो जो सनलाइट आएगी वो सनलाइट अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, अर्थात अंदर तक पहुंच नहीं पाएगी। अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी तो यहाँ जो वनस्पति हैं उनकी डेथ हो जाएगी, और जैसे ही इसकी डेथ होगी, याद रखिएगा, इस वनस्पति के मृत्यु के पश्चात इसकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होगी, अर्थात अपघटित होगी, और अपघटित होने पर किसी भी चीज के अपघटन में सामान्य तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो इसकी डेथ हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, साथ में ये ऑक्सीजन निकालते थे, अर्थात ऑक्सीजन भी नहीं निकली। जो ऑक्सीजन ये मिला देते थे पानी में, अब ऑक्सीजन का मिलना बंद, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना स्टार्ट। अब इससे क्या होगा? इस जल के अंदर जो उपस्थित छोटे जीव हैं, जो मछलियां हैं, इनकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के पश्चात इनकी बॉडी भी डिकम्पोज होगी, और डिकम्पोज होने पर और ज्यादा क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पति खत्म हुई, वनस्पति खत्म होने पर ऑक्सीजन निकलना बंद, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू। जीव की मृत्यु हुई, जीव की मृत्यु होने से क्या हुआ? और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और धीरे धीरे करके पूरा पानी जो है वो काले कलर में बदलता जाएगा। अब यहां समझिएगा कि यहां तक की स्टोरी कहलाती है जैविक मरुस्थल की स्टोरी। अब इससे यूपीएससी प्रश्न कैसे पूछेगा? तो याद रखिए कि आज से कुछ वर्ष पहले एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य था, जहां पर आपको दिखाई देगा कि राजस्थान की कुछ झीलों के आसपास पंछी जो है वो हवा में उड़ रहे थे, और उड़ने के पश्चात वो नीचे गिर जा रहे थे। अखबार में एक खबर आई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने झील के आसपास इस प्रकार से फेंसिंग लगा रखी थी। फाइन, अब इस फेंसिंग में पक्षी के फंस जाने से उसकी मृत्यु हो गई, परंतु यथार्थता ये नहीं थी। याद रखिएगा कि चूंकि झील के अंदर का पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, तो याद रखिए कि आपको करंट से अपडेटेड रहना है। इस पानी के अंदर एक बैक्टीरिया जन्म लेता है जिसे कहा जाता है, जिस बैक्टीरिया को कहा जाता है बेसिकली क्लोस्ट्रोडियम। क्लियर? और ये जो क्लोस्ट्रोडियम है, याद रखिए, क्लोस्ट्रोडियम युक्त पानी जब कोई पंछी पी लेता है या उसकी बॉडी में प्रवेश करता है तो एक बीमारी होती है उसे, जिसे कहा जाता है एवियन बुटिलिज्म। और याद रखिए, जो एवियन बुटिलिज्म है ये एक कमजोरी की बीमारी है पक्षियों में, और इसमें होता यह है कि पक्षी उड़ते समय कमजोरी के कारण जो है वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये एक पूरी साइकिल है जो राजस्थान में और भारत में कई स्थानों पर, जहां पर झीलों के अंदर गार्बेज पैच है, इवन आपके घर के आसपास भी कोई झील है और अगर आपको वहां पर कचरा दिखाई दे रहा है जो तैर रहा है और एक थक्के का, एक बड़े से पैच का निर्माण कर रहा है, तो याद रखिए कि उस पानी के नीचे एक डेथ साइकिल चल रही है, वहां के जीव मर रहे हैं लगातार। कारण क्या है? कारण यह है कि सनलाइट नहीं जाएगी, सनलाइट नहीं जाएगी तो यहाँ के जो घास है वो समाप्त हो जाएगी, घास समाप्त हो जाएगी तो और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिसके कारण जीव समाप्त होंगे और जीव समाप्त होंगे तो और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑफ द डे वहां उपस्थित पक्षियों को, बर्ड्स को समाप्त कर देगी, बीमारी लाएगी, इवन बुटुलिज्म, बैक्टीरिया लाएगी, क्लोस्ट्रोडियम। क्लियर? इसे नोट डाउन कर लें। जब कभी आपको ह्यूमंस के द्वारा यानी कि मानव द्वारा प्रकृति के क्षरण के ऊपर या प्रकृति के डिग्रेडेशन के ऊपर कोई प्रश्न दिखाई देता है, आपको उस स्थान पर इस डेटा को पुट करना है। दिस इज अ 24 कैरेट गोल्ड डेटा, आपके आंसर को बहुत ज्यादा एनरिच कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। याद रखें कि राजस्थान वाले पार्ट के बाद आपको मध्य प्रदेश में कुछ झीलें दिखाई देंगी, इसमें आपको भोजताल इसेंशियली मार्क करना है। याद रखिए भोजताल जो है ये मध्य प्रदेश में आता है और ये भोपाल के पास स्थित है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसी प्रकार से याद रखिए कि कुंवर झील आपको बिहार में दिखाई देगी, ये बिहार में जल की उपलब्धता इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट झील है। क्लियर? ये भी इंफॉर्मेशन याद रखिए कि कई बार इसे कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट अ सेकंड मैं यहां मेंशन कर दूं। याद रखिए बिहार के लिए यहां पर एक झील है जिसे कुंवर या कई बार कंवर झील कहा जाता है। क्लियर? ये याद रखिए कि ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। फाइन, ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है। अब कारण क्या है? तो मैंने पहले आपको समझाया कि एक्चुअली में जो हमने देखा वुलर झील वो पूरी तरह से गोकुर झील का उदाहरण नहीं मानी जाती कई बार। क्लियर? अब इसके अलावा आइए हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए इसके अलावा आपको यहां पर मणिपुर में, ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, याद रखिए मणिपुर में आपको जो है वो एक झील दिखाई देगी। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है लोकटक झील। याद रखिए लोकटक झील जो है वो पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके अलावा याद रखिए कि इस झील के अंदर, जस्ट अ सेकंड मैं यहां पर इसका डायग्राम प्लॉट कर दूं तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस प्रकार से आपको ये झील दिखाई देगी। याद रखें इस झील के अंदर आपको एक नेशनल पार्क दिखेगा। याद रखिए इस नेशनल पार्क को कहा जाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वास्तविकता में इस झील के पानी के ऊपर याद रखिए इस प्रकार से जो डेड एंड डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर हैं, अर्थात मृत तथा अपघटित जैविक पदार्थ हैं, उनके जमाव से एक लेयर का निर्माण हुआ है। और याद रखिए ये जैविक परत है, अर्थात ये सनलाइट को उतना ब्लॉक नहीं करती। और ये भी याद रखिएगा कि इसके ऊपर एक नेशनल पार्क बना है जिसे कहा जाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्लियर? और याद रखिए ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए फेमस है? तो याद रखिए सांगई, या कई बार इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, डांसिंग डियर भी कहा जाता है, इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और यह भी याद रखिए यहाँ जो डेड एंड डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर है, या फिर अगर मैं इसे कहूं अपघटित जैविक पदार्थ हैं, इसे फुंडिस के नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, याद रखिए ये रामसर साइट है और साथ में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आती है। पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड में सेटल डाउन रखिएगा। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें देखना है सिक्किम की एकमात्र झील के बारे में। याद रखें सिक्किम वाले क्षेत्र में आपको जो झील दिखाई देगी, जस्ट अ सेकेंड, ये झील है चांग झील। जस्ट अ सेकेंड मैं इसे अलग से मेंशन करता हूं थोड़ा सा डार्कली। याद रखिए ये जो झील है ये हिमनद द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, या याद रखिए ठंडी के मौसम में ये जम जाती है। और इस झील से रिलेटेड एक डायमेंशन याद रखिएगा, ये झील जो है अपने अल्पाइन वनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखिए कि भारतीय डाक विभाग ने इसके रिस्पेक्ट में जो है वो डाक टिकट भी जारी करी थी। क्लियर? अब यहां समझिएगा कि
इसके अलावा मेघालय की एक झील आपको जाननी होगी। क्लियर, मेघालय की एक झील जाननी होगी, इसे उमियम के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखिए, ये जो उमियम झील है ये एक नदी पर निर्मित झील है, कृत्रिम झील है तथा पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर असम और मेघालय के लिए जल की आपूर्ति के लिए और साथ में जो है वो पेयजल की आपूर्ति के लिए खासकर ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा अब यहां ध्यान से देखिए, मैंने जो तटीय क्षेत्र है इनकी एक एक झील के बारे में डिटेल में डिस्कशन करा है, जहां पर मैंने तटीय क्षेत्र की मार्किंग कराई है। क्लियर, अर्थात महाराष्ट्र वाले भाग में यहां पर एक झील है, इसके लिए तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं तभी संभव है कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊं। इसे कहा जाता है लुनार झील। क्लियर, अगर आप चाहेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली मैं इससे रिलेटेड प्रश्न आपके लिए, इसके रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। क्लियर, तो लोनार झील के बारे में हम, महाराष्ट्र वाली है, इसे अलग से देखेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी झील कर्नाटक में आती हैं, कौन कौन सी झीलें जो हैं वो केरल में दिखाई देती हैं। जैसे अगर मैं एक शॉर्ट मैनर में अगर आपको बताना चाहूं तो याद रखिए, आपको दो झीलें दिखाई देंगी। एक को कहा जाता है वेम्बनाथ झील, एक को कहा जाता है अष्टमुंदी झील। अष्टमुंदी झील और वेम्बनाथ झील यहाँ पर एक जगह कोच्चि स्थित है, एक जगह पर जो है कोच्चि एर्नाकुलम स्थित है, एक स्थान पर जो है कोट्टायम स्थित है। कोट्टायम से कोल्लाम के बीच में नेशनल वाटरवे 3 बनाया गया है। इसी प्रकार से जो है वेम्बनाथ झील के अंदर आपको एक आइलैंड दिखाई देगा जिसे वेलिंगटन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो है हमारा नेवल कमांड का ट्रेनिंग सेंटर है। इसी प्रकार से आपको इसमें दो नदियां अपना जल विसर्जित करती हुई दिखाई देंगी। ये दोनों ही जो है लगून झीलों का उदाहरण है। लगून झीलें कैसे निर्मित होती हैं ये भी मैंने डिटेल में समझाया है। याद रखिए, यहाँ पर दो नदियां पेरियार और पंबा ये अपना जल विसर्जित करती हैं, इसलिए इसकी लवणता थोड़ी कम है एज कंपेयर टू अष्टमुंदी झील। अब ये सारी चीजें मैंने जो है वो कोस्टल एरिया वाले चैप्टर में, जहां पर मैं तटीय क्षेत्र की मैपिंग कराई है, वहां कवर कर रखी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहां पर आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर, याद रखिए मैं जस्ट एक जनरल डिस्कशन कर दूं, इसे कहा जाता है पुलिकट झील। याद रखें, ये पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में आती है। ये याद रखिए कि पुलिकट झील के अंदर आपको जो है वो दिखाई देगा इसरो का श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, जिसे सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको एक और झील यहां पर दिखाई देगी जिसे बेसिकली कहा जाता है कोलेरू झील। ये डेल्टा झील का उदाहरण है। याद रखिए कि ये पहले एक प्रकार की जो है वो लगून झील ही थी। समय के साथ अवसादों के भर जाने से, क्योंकि यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी अपने डेल्टा का निर्माण करती है, ये थोड़ी सी पीछे शिफ्ट हो गई, इसी कारण इसे डेल्टा झील के नाम से जाना जाता है। क्लियर, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी एक झील दिखाई देगी जिसे चिलिका झील के नाम से जाना जाता है। मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करा है। चिलिका लेक के नाम से जाना जाता है। मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि चिलिका झील के अंदर जो है एक नलबाना द्वीप है, जहां मंगल जोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, माफ कीजिएगा। ये क्षेत्र अपनी डॉल्फिन्स के लिए, यहाँ 6 प्रकार की डॉल्फिन मिलती है, हम्प बैक हो, बॉटल नेक हो, स्ट्रिप्ड हो, स्पिनर हो, इरावदी हो। इसके अलावा ये स्पून बैलेड सैंड पाइपर, साइबेरियन क्रेन और इस प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है ऑलिव रेडली टर्टल जो आर्कटिक से इस एरिया में आते हैं ब्रीडिंग के लिए, अंडे देने के लिए, ये नेस्टिंग पॉइंट भी है। इसके अलावा याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको अनूप वन अर्थात मैंग्रोव वनों का विस्तार दिखाई देता है, जो वास्तविकता में ब्रीदिंग रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये पूरा मैंने कोस्टल एरिया की मैपिंग में डिटेल में डिस्कशन करा है, प्लीज जाकर इसके बारे में देखें। क्लियर, अब यहां याद रखिए, इसी प्रकार से यहां पर एक नदी अपना जल भी विसर्जित करती है जिसे दाया के नाम से जाना जाता है। जो रिवर है काफी ज्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। अशोका का हृदय परिवर्तन इसी नदी के किनारे हुआ था, कलिंग वाले एरिया में। ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा है, आप वहां जाकर इसे कवर कर सकते हैं। क्लियर, अब तेलंगाना में आपको 3 झीलें दिखती हैं। याद रखिए, इनका नाम केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, ये उस्मान सागर है, एक हिमायत सागर है और एक हुसैन सागर है। क्लियर, तो ये 3 झीलें आपको इस स्थान पर दिखती हैं। आपको याद रखना है कि कौन सी जो है वो किस राज्य में आती है। दैट्स इट, बहुत ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप बच्चों आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे। देखिए, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, आप सभी परेशान हो चुके होंगे। रोज मैं जो है जाते समय रिक्वेस्ट करके जाता हूँ,
देखिए, मुझे पता है कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सफल ज़रूर होना चाहते हैं। आप इतना समय सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दे सकते। तो समझिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक चीज़ तो है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रीज़न ये है कि ये एक ओल्ड स्कूल मेथड है, लिख-लिख कर पढ़ाना, ये थोड़ा-सा बोर हो जाता है, इसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगते हैं। एनिमेशन के द्वारा या फिर एक चार्ट लगाकर उसे समझाना ज़्यादा ईज़ी भी हो जाता है और बच्चे को ज़्यादा पसंद भी आता है। क्लियर? देखिए, लेकिन ये कभी भी आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये केवल और केवल आपकी समझ विकसित करने के लिए, आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है, पर आप इसे कभी बना नहीं पाएँगे। तो ये बनाकर पढ़ना, ये थोड़ा-सा जो है वो टफ भी है, लेकिन ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, आपका इंटरेस्ट हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो आप हमारे साथ एडवांस बैचेस में, P2I बैचेस में हमारा पार्ट बनें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।